तो लास्ट टाइम बेटा अपन ने मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ लिया था रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। सेम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की हेल्प से ही जो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर होता है यार। तो ओर क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओर का मतलब होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मिनरल कौन कौन से होते हैं? मिनरल अपने कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, सारे मिनरल होते हैं, ठीक है। इन मिनरल के साथ में गौरव बेटा, मिनरल के साथ में जब अदर मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं, अदर एलिमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड मिलके क्या बनाता है? ओर बनाता है। और से ही ये सारे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पीतल हो गया, तांबा हो गया, जितने भी मेटल्स आज अपन देख रहे हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, ये ओर के कंपाउंड में से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओर। अब देखो बेटा, ओर के अंदर साथ में जैसे क्या होता है कि और जो होता है उसमें साथ में मिट्टी भी रहती है बेटा, क्योंकि और कहाँ से निकलता है? सबसे पहली बात तो और निकलता है बेटा क्रस्ट में से, ठीक है। यूजली अर्थ का क्रस्ट समझते हो ना बेटा, क्या होता है? अपर लेयर ऑफ दी अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है। तो क्रस्ट में से और निकलता है, साथ में उसके सैंड और सॉइल भी रहता है, ठीक है। साथ में सैंड और सॉइल भी रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? क्या बोलते हैं इसको? गेंगू, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? गेंगू। तो इसको गेंगू बोलेंगे, ठीक है। तो गेंगू का मतलब क्या होता है बेटा? सैंड प्लस सॉइल जो निकलता है ना, और जो बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं ओर, ठीक है। ये पहली डिफाइनिंग ऑफ द ओर होती है, ठीक है। चलो इसके बाद में और समझ में आ गया आपको? मिनरल सारे समझ में आ गया आपको, ठीक है। डाउट है, हाँ, मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है? मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है बेटा? मिनरल अगर मैं बात करूं मिनरल्स की, तो सेपरेटली तुम ये बोल सकते हो दीज ऑल आर एलिमेंट्स, जो है जो मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे क्रस्ट में से, ये सारे मिनरल्स। बट कॉम्बिनेशन, सपोज ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, नमक का बहुत बड़ा रॉक गट्ठा मिल गया तुम्हें। अब उसमें से तुम्हें नमक के गट्ठे में से क्या निकालना है? सोडियम अलग करना, क्लोरीन गैस भी चाहिए ना तुम्हें। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं वाटर फिल्ट्रेशन। तो उस नमक आ गया, अब नमक में से तुम्हें सोडियम अलग चाहिए और क्लोराइड अलग चाहिए, तो क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? ओर हो गया, है ना। जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है बेटा? ये क्या है? ओर है ना, ठीक है। इसमें अगर मिट्टी लगी हुई है तो उस मिट्टी को बोलते हैं गेंगू, ठीक है। सर ये जो होल्स रहते हैं इनको एक पर्टिकुलर नाम क्यों दिया रहता है? जैसे एक सिनावेर हो गया और एक बॉक्साइट, इनको एक कंपाउंड के नाम से बॉक्साइट, हाँ, हर एक ओर के एलिमेंट जो कंपाउंड के बेसिस पे उनका नाम दिया जाता है, ठीक है। जो आपने नाम लिया, एक बॉक्साइट जो नाम लिया, अब इसके अंदर जो होता है आई थिंक कॉपर के साथ एक और, या तो कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट होगा, कॉपर सल्फाइड के साथ मिक्स हो, ठीक है, जो आपने ओर का नाम दिया। तो हर एक कैटेगरी के ओर से पता चल जाता है कि इसके अंदर से जो मेटल है वो कौन सा एक्सट्रैक्ट होने वाला है, और साथ में उसके एडिशनली कार्बोनेट से बना है, सल्फाइड से बना है, कैसे बना है, ठीक है। ये जैसे क्लोराइड, ठीक है, अब कोई भी सल्फाइड ले लो, ZnS सल्फाइड होगा उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये होता है ओर, ठीक है, ये निकलता है जमीन में से। इतना समझ में आया? और समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अपन क्या एक्सट्रैक्ट कर ले? मेजरली मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कहां से निकाला जाता है बेटा? ओर से, ठीक है। ओर का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखो बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होता है हर एक ओर के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हर एक ओर अगर बोलूं तो सबका ओर अलग अलग बना हुआ, ठीक है। सोडियम का ओर अलग है, कॉपर का ओर अलग है, सबका अलग अलग नाम, ठीक है। इसका भी ओर अलग है, ठीक है। सबका अलग अलग एक कंपाउंड बना हुआ है, उसमें से एक्सट्रैक्शन करना, और हर एक ओर में से एक्सट्रैक्शन करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सब में अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं बेटा, अब मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए लिखी हुई है
कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी हाई रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, नीचे से ऊपर बहुत ऊपर हाई रिएक्टिव है। तो अगर पोटेशियम को अगर आप वैसे ही हवा में रखते हो तो बहुत जल्दी रिएक्टिव होता है। तो मान के चलो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो एलिमेंट अगर अर्थ के ओर में है, जिसमें वाटर भी अवेलेबल है, अदर एलिमेंट्स भी अवेलेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये जो सारे एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही रिएक्टिव है, और बहुत ही रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये हमेशा कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, किसी के साथ मिले हुए पाए जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के पाए जाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव। अच्छा, एक होता है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब समझते हो बेटा? बिना कंपाउंड, है ना, जिसका कोई कंपाउंड नहीं होता। फ्री स्टेट में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है फ्री स्टेट में। कार्बन के बताओ बेटा, फ्री स्टेट में क्या क्या पाया जाता है आपसे? डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, बिल्कुल, ग्रेफाइट, डायमंड हो गया, और क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया, वो 360, ठीक है, वो हार्डली रेयरली पाया जाता है, ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरेंस के जो आप बात कर रहे हो, जो डायमंड और ग्रेफाइट, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट होगा, प्योर कार्बन, उसके अलावा कोई कार्बन ऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, दे आर फ्री स्टेट। उसी प्रकार से बेटा फ्री स्टेट ये क्या है, लेकिन ये क्या है? नॉन मेटल है बेटा। व्हाट इज दिस? नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, ठीक है। और ये जो सीरीज है, काय की सीरीज है बेटा? मेटल की सीरीज है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, समझ में? अब देखो, ये जो सीरीज है ये मोस्टली कंपाउंड स्टेट में पाई जाएगी, ठीक है, मोस्टली कंपाउंड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, मोस्टली कंपाउंड स्टेट में पाई जाती है। ये भी जो है ये थोड़ा मीडियम रिएक्टिव है, बट स्टिल रिएक्टिव, तो ये भी कंपाउंड स्टेट में पाई जाएगी, ठीक है। या तो ऑक्साइड बना लेगा, सल्फाइड बना लेगा, ठीक है, सल्फाइड विद जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, पीबी सल्फाइड, क्यूसीओ सल्फाइड, ठीक है, या फिर कार्बोनेट बना लेगा बेटा, ठीक है। इधर अगर कंपाउंड की बात करूँ तो Cl के साथ जुड़ जाएगा सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है, MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपाउंड स्टेट, हमेशा कंपाउंड स्टेट में मिलेगा। और ये मीडियम है, जो कि कार्बोक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट स्टेज में मिलेगा। लेकिन कॉपर में एक चीज है बेटा, कॉपर फ्री स्टेट में पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, मतलब कंपाउंड भी मिलेगा, कॉपर सल्फाइड भी मिल जाएगा, और कॉपर फ्री स्टेट में भी मिल जाएगा। अगर बात करूं बेटा मैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम की, तो सिल्वर में केवल देखोगे तो सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड यूजुअली बनता नहीं, क्योंकि हमें पता है सिल्वर, गोल्ड और ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? वेरी लेस रिएक्टिव, इसलिए इनके जो है अपन ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जंग नहीं खाते, राइट, इसलिए इनको पहना जाता है। लोहा पहन लेंगे 3 दिन बाद जंग लग जाएगी, ठीक है, इसलिए इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। तो ये जो एलिमेंट बता रहा हूँ बेटा मैं, गोल्ड और प्लेटिनियम, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट का मतलब प्योर फॉर्म, राइट, प्योर फॉर्म में पाया जाता है। अब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर में क्या होता है कि ये जो इम्प्योर स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं, इम्प्योर स्टेट के जो मेटल्स हैं, ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनको एक्सट्रैक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, पर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और हर एक के लिए अलग अलग प्रोसेस बनाई गई, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा आपको? जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अब इनके प्रोसेस के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, ये जो मेटल्स है ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले क्या किया जाता है, इनका मोल्टन स्टेट निकाला जाता है। मोल्टन स्टेट पहले क्या किया जाता है, इनको मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब घुला हुआ है, पिघला हुआ है, हालांकि। तो मोल्टन स्टेट में क्या करेंगे बेटा, जैसे सोडियम, उसको अपन ने डाल दिया, क्लोरीन के साथ ऑलरेडी रिएक्ट है, नमक ऑलरेडी अपने को एसिड मिल जाता है,
ठीक है। नमक कैसे बनता है सबको पता है, हाँ सर। है ना। तो सोडियम क्लोराइड उसमें डाल दिया अपन ने पानी, हो गया मोल्टन स्टेट। तो ये बना दिया अपन ने मोल्टन स्टेट NaCl। क्या बना दिया अपन ने NaCl। इसमें तुम कैल्शियम भी ले सकते हो बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। चूना अपने क्या होता है बेटा, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बेटा, वो भी एक और है, लेकिन अपने को सिर्फ कैल्शियम निकालना है उससे, ठीक है। तो उसके लिए अपने को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, इसमें पानी मिला दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना, ठीक है। खाने वाला चूना भी होता है, पोतने वाला भी होता है। तो ये क्या हो गया उसका मोल्टन स्टेट। अब इसमें से हमें क्या करना है, हाईली रिएक्टिव है, तो इसकी जो प्रोसेस दी हुई है एनसीईआरटी में, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का अपन क्या करते हैं, पहले उसको पानी बना लेते हैं। तो पानी बन गया, उसके बाद करते हैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद में जो भी एलिमेंट अपन एक्सट्रैक्ट कर ले वो अपना प्योर मेटल फॉर्म हो जाता है। अब कैसे होता है ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, ठीक है। ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है। ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, और हाई रिएक्टिव एलिमेंट इस चीज को ध्यान में रखो बेटा, कैप्चर कर लो अभी, क्योंकि इसके बेसिस पे 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। और ये पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से, ऑप्शन में से किस में इलेक्ट्रोलिसिस यूज हो सकता है। ऑप्शन में 1 2 ये दे देंगे, 1 2 ये दे देंगे और एक यहाँ से दे देंगे। सर एक डाउट है, पूछो। इलेक्ट्रोलिसिस से ऐसा क्या होता है कि वो प्योर मेटल बनता है? हाँ, वो चीज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा क्या होता है कि वो प्योर बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे निकाल, यहाँ तक तो समझ में आ गया। पानी डाल देंगे नमक में, अब अपने को क्या करना है, अलग सोडियम अलग करना है, ठीक है, या कैल्शियम अलग करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, ठीक है, अभी समझेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है, इतना पता है। पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज के साइड में अट्रैक्ट होती है, आयंस जो है अट्रैक्ट होते हैं, राइट। इतना तो पता ही है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो बेटा, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लिया, इसमें बना दिया इसका घोल, है ना, इसके बना दिया इसका सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट बना दिया इसमें, मान लो मैंने बना दिया सोडियम, नमक डाल दिया इसमें, क्योंकि मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है सोडियम, है ना, या फिर मैग्नीशियम MgCl, नमक बना के पानी में डाल दिया। इतना समझ में आ गया। अच्छा, बैटरी पता है आपको बेटा, बैटरी क्या होती है ना, इधर, ठीक है। देखना बेटा, बुक में अगर मैं दे रहा हूँ ना, तो बुक में नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पॉजिटिव डाल दूँ, ठीक है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव साइड में ये क्या होगा बेटा, बैटरी होगा बेटा, इतना समझ में आ रहा। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी, समझ में आ गया। अब ये बैटरी को क्या किया इन्होंने, इसके अंदर डाल दी रॉड, पानी गर्म करते हैं अपन, है ना, तो क्या उसमें तो दोनों कनेक्शन एक साथ है, लेकिन एक साइड में एक रॉड डाली इन्होंने, ठीक है, कॉपर की, हाँ, एक साइड में एक रॉड डाली इन्होंने, कैथोड और एनोड, ठीक है। इसको नाम दिया इन्होंने कैथोड, ठीक है, नेगेटिव वाले को ध्यान देना, बुक में शायद इधर दिया हुआ है ना, और इसको नाम दिया इन्होंने एनोड, ठीक है, तो बस नाम दिया हुआ, तो ध्यान रख लेना, कैथोड एक याद रख लेना, तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा, आराम से। और क्लास में आओ, कम से कम पूछो तो सही, क्या जल्दी जल्दी में आओ, क्या हो गया? नहीं सर। चलो देखो बेटा, तो नेगेटिव आदित्य, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि बैटरी के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है ना, एक बैटरी में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, जब मोल्टन स्टेट में अगर कोई सॉल्ट या कोई और इसके अंदर घुला रहेगा, तो इसमें क्या होगा बेटा, सोडियम अलग भागेगा, क्लोरीन अलग भागेगा, या फिर मैग्नीशियम अलग भागेगा, है ना, क्लोरीन अलग भागेगा। अब तुम मुझे बताओ बेटा कि जो पॉजिटिव है
वो इधर चिपकेगा या इधर तो इधर बढ़ेगा। नेगेटिव में चिपकेगा। तो क्या होगा बेटा, जितने भी सोडियम या जितने भी मैग्नीशियम है वो धीरे धीरे आके इस रॉड पे चिपकना चालू कर देंगे। ठीक है, चिपकना चालू कर देंगे, सारे इधर चिपक जाएंगे, बचेगा क्या, क्लोरीन। तो क्लोरीन नहीं जाएगा, या फिर इसके क्लोरीन पॉजिटिव क्लास ही जाएगा। हाँ, ये जो है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अपना उद्देश्य क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल तो मिल गया अपने को, बाकी इसके अंदर की मिट्टी या जितने भी नेगेटिव एलिमेंट है वो सारे इसके नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएंगे, मिट्टी वगैरह जो भी है। ठीक है, ये बच गया, रेसिड्यू बच गया। तो इसी को बेटा बोला जाता है गेंगू। ठीक है, घुले हुए पानी में मिट्टी भी हो सकती है, घुले हुए नमक में मिट्टी हो सकती है। तो यहाँ गेंगू बच गया और अपना जो एलिमेंट था उधर आके जम गया। अब इस रॉड को निकालेंगे और उसमें से मेटल अलग कर देंगे। समझ में आ गया कैसे प्योरली इन्होंने एक स्टेट से कैसे इन्होंने और से कैसे एक्सट्रैक्ट किया, किस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया। इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ गया, समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है पूरा। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया इतना। अब इनकी बात कर रहा हूं, है ना, इनके और को किस तरीके से अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखो, जो एनसीईआरटी में प्रोसेस दी है बेटा उसमें दो तरीके दिए। पहला तरीका दिया है कि कार्बोनेट और अगर निकला, इनमें से किसी ने कार्बोनेट बनाया, जैसे मान लो कॉपर कार्बोनेट बना दिया, जिंक कार्बोनेट बना दिया। ठीक है, तो अगर इसमें से किसी का कार्बोनेट और है, ठीक है, कार्बोनेट और है, ठीक है, मतलब CO3 लग रहा है। ठीक है, कार्बोनेट और है, या फिर इनमें से किसी का सल्फाइड और होगा। ठीक है, सल्फाइड में ZnS लगता है, CuS लग जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फाइड हो गया। ठीक है, चलो एग्जांपल जो इसमें दिए उसी का ले लेता हूँ एक एग्जांपल। ठीक है, जिंक दिया, ZnS दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ZnS दिया हुआ है। ठीक है, ZnS दिया हुआ है, ये जिंक सल्फाइड फॉर एग्जांपल, है ना, और उसी में जिंक कार्बोनेट भी बना देता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि अगर कोई एक एलिमेंट है वो कार्बोनेट ही बना रहा हो अपना, हो सकता है वो जिंक सल्फाइड भी बना रहा हो, जिंक कार्बोनेट भी बना रहा हो सकता है फेरिक ऑक्साइड भी बना रहा हो। ठीक है, वो भी इसका हो सकता है। बट कार्बोनेट और सल्फाइड के लिए पहले कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर इस फॉर्म में और है बेटा, इस फॉर्म में और है, उसके बाद में इसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, इसको बदला जाता है ऑक्साइड में। अच्छा, ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे अगर कार्बोनेट में? सिंपल सी बात है बेटा, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब रिएक्ट करने के लिए हीटअप भी कर सकते हैं या कोई और एलिमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, या एसिड भी डाल सकते हैं। तो करना क्या रहता है, या तो कार्बोनेट हो या सल्फाइड हो। अगर कार्बोनेट है तो उसको फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पहले ऑक्साइड बनाएंगे, अगर सल्फाइड है तो फिर उसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे बेटा, ऑक्साइड बनाएंगे। और फिर इस ऑक्साइड को रिएक्ट करवा के जो मेटल है वो प्यूरिफाई करा देंगे। अगर इसमें प्रोसेस देखी जाए तो एक्चुअली ये कराते हैं रिडक्शन। क्या कराते हैं इसके बाद? रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? एक होता है रिडक्शन, क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड बनाने के बाद क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देते हैं, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो फिर क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं। और रिडक्शन कराने के बाद में अपने को प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाता है, प्योर मेटल अपने को मिल जाता है ना। अब कैसे होता है देखते हैं एक के बाद
1, है ना? इतना समझ में आया बेटा? इसमें कोई डाउट है? पहले कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड हटा देते हैं, जिंक सल्फाइड का सल्फर हटा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना के भगा दिया, ठीक है, सिर्फ जिंक ऑक्साइड बच जाता है यहाँ पे। जिंक यहाँ पे कार्बोनेट पे फिर जिंक ऑक्साइड बन गया, दोनों जिंक ऑक्साइड बन गए। अब ऑक्साइड के साथ में इन्होंने किया रिडक्शन, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब मैंने देखा था, पढ़ा था बेटा कि ZnO के साथ जब H2 रिएक्ट करता है और जिंक के साथ ZnO के साथ जब H2 रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा? जिंक पानी बनेगा। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन। तो जिंक तो अपना मेटल आ जाएगा ना, हाइड्रोजन। ऑक्साइड के साथ में तो H2O बन जाता है, जिंक वैसे भी अलग रह जाता है। सुनो बेटा, सिंपल सी है, अगर जिंक को अगर मैं डाल रहा हूँ HCl के अंदर, किसी मेटल को एसिड के अंदर डालता हूँ तो हाइड्रोजन रिलीज होती है और Zn बनता है, ZnCl2 बनता है, ठीक है ना? उसी प्रकार से जैसे ऑक्साइड में अगर पानी डाल देते बेटा तो हाइड्रोक्साइड बन जाती है उसकी, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में ये लोग क्या करते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस ऑक्साइड के हालांकि एक तरीका ये भी है कि ZnO को तुम अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो इसके साथ रिएक्ट होता जाएगा, हवा भाप बन जाएगी H2O की और जिंक रह जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल मतलब महंगा बहुत पड़ेगा। पहले तो फिजिबिलिटी देखते हैं, हो तो सकता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन की लग जाएगी कि जिंक का भाव महंगा पड़ जाएगा, तो पब्लिक को क्या देंगे फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन का कॉस्टिंग ज्यादा हो जाता है, फीजिबल नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा करते हैं कि फीजिबल भी हो, कॉस्टिंग भी कम पड़े और पब्लिक के लिए अवेलेबल भी हो, ठीक है, और प्रोसेस भी उसकी ज्यादा लंबी ना हो। तो देखते क्या करते हैं इसमें। चलो अब बात करते हैं जिंक का, और था जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है, और है ZnCO2 CO3, ठीक है, ZnCO3, ठीक है। अब इसमें बेटा दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता बेटा कार्बोनेट का करते हैं कैल्सिनेशन, इसके बीच में करते हैं एक और प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं कार्बोनेट को कैल्सिनेशन। बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, एक सिंपल सी चीज है। और इधर एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं बेटा, जिसको कहा जाता है गैस की रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग, ठीक है, जिसको कहा जाता है रोस्टिंग। दोनों में पता है क्या फर्क है, सुना दे बेटा, दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको घुमा के अगर पूछ लिया कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड इन विच प्रोसेस, ऑप्शन ए रोस्टिंग, ऑप्शन बी कैल्सिनेशन, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन, या कुछ भी एक और एग्जांपल अपने एक ऑप्शन अपने मन से दीजिए, तो आंसर क्या होगा बेटा, रोस्टिंग। समझ में आया ना बेटा। रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में हीट अप किया जाता था। रोस्ट, चना रोस्ट, ठीक है, और क्या क्या खाते हो, चिकन रोस्ट, रोस्टिंग में वही करते बेटा, सीधे गर्म करते, भयंकर हीट किया जाता है। इसको भी हीट किया जाता है लेकिन लिमिटेड, यहाँ पे बेटा लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन और इस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। समझ में आ गया ना, और कोई डिफरेंस नहीं। अल्टीमेटली बनाना हमको क्या है, ऑक्साइड बनाना क्या है, ऑक्साइड, और ऑक्साइड के बाद में रिड्यूस कराना। रिड्यूस किसको कराना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब रिड्यूस होता है तो रिएक्शन होता है, राइट। अब देखते क्या होता है कार्बोनेट के साथ। चलो एक चीज समझ में, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करेंगे मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में उसका रिएक्शन करेंगे। तो देखो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ZnCO3 के साथ में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एडिशनली वो ऐड नहीं कर रही। रिएक्शन में देखना, इस वाली ये जब रिएक्शन लिखूंगा तो इसमें एडिशनल ऑक्सीजन वो लोग यूज करते हैं, इसमें एडिशनली इसको हीट अप कर रहे हैं लिमिटेड ऑक्सीजन में, ठीक है बेटा। तो ZnCO3 को हीट अप किया तो बनेगा बेटा ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है
और क्या बन गया अपना जिंक जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड हो गया। अब अपने पास केवल मुद्दा रह गया कि ऑक्सीजन हटा देंगे तो अपने को प्योर मेटल जिंक मिल जाएगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में क्या यूज करते हैं बेटा, इसके बाद में ये लोग ऐड करते हैं ZnO प्लस कार्बन। ठीक है, कार्बन इसलिए यूज किया क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का काफी घनिष्ठ मित्रता है, जैसे अश्विन और लव की घनिष्ठ मित्रता है। नहीं सर। नहीं है, वो तो भाग्य हाँ वही सर। भाग्य ने छोड़ के धोखा दे गया है ना। तो बेटा क्या होती है कि घनिष्ठ मित्रता है दोनों के बीच में, जिंक और कार्बन के बीच में घनिष्ठ मित्रता है। सी here given that the metal oxide then reduced to corresponding metal using suitable reducing agents such as carbon. When zinc oxide is heated with carbon it is reduced to metallic zinc. जब इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एनसीईआरटी में, यहाँ पे हमेशा ध्यान देना बेटा, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस। ठीक है, ये सॉलिड होता है और ये गैस होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो गैस है तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, बचेगा क्या, जिंक। तो इस प्रकार से अपन ने जिंक के ओर को एक्सट्रैक्ट कर दिया एक सॉलिड जिंक में। समझ में आया ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक चीज इन्वॉल्व है कैल्सिनेशन, और ये जो ओर बनाता है ये है कार्बोनेट ओर के लिए। ठीक है, और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल ऑर्डर में इसके ओर आते हैं। और के नाम बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है, मुझे इक्का दुक्का पता है बहुत सारे, अगर इसमें दिए होंगे एक दो याद रख लेना, ऐसे अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, बॉक्साइट मेरे को पता है, सुना हुआ है। एक और हाँ क्या बोला, सिनाबर, अच्छा सिनाबर करके एक है बेटा, और ठीक है ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते बेटा, ये समझ में आया इतना, क्यों इसमें कोई दिक्कत है बेटा, ये समझ में आया सर। चलो, ये न्यू स्टूडेंट का नाम क्या, मैं भूल गया। यश, विनायक बेटा, समझ में आया। अब बात कर लेते बेटा, अगर कोई मेटल अगर सल्फाइड बना के बैठा हुआ है, सल्फाइड अगर बना के बैठा हुआ है तो उसको अपन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है जिंक की जगह यहाँ पे बेटा Pb भी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। ठीक है, ठीक है। अब अगर वो सल्फाइड का ओर बनेगा तो सल्फाइड के ओर को पहले क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको स्ट्रांगली हीट कर देंगे, स्ट्रांगली हीट कर देंगे। प्रोसेस अपने को पता है, क्या बोला था, रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग करेंगे, इसकी अच्छे से रोस्टिंग करेंगे, है ना, रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग करने के बाद में बेटा इसकी जो रिएक्शन होगी दैट इज ZnS प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एडिशनली। ठीक है, इसको हीट अप करेंगे तो ये बनाएगा ZnO प्लस SO। ये क्या है, गैस, ये क्या है, सॉलिड। ठीक है, बन गया ऑक्साइड, गैस बन गई SO2, गर्म होके निकल गई, भाप बन के निकल गई। अपने पास क्या बचा अब, Zn ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बचा हुआ है, फिर वही करेंगे जो अपन करते हैं, क्या करेंगे, रिडक्शन, फिर से रिडक्ट कर देंगे इसको, फिर रिड्यूस कर देंगे ZnO को, कार्बन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जाएगी और Zn जो अपना सॉलिड है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से मिडिल ऑर्डर में जो रिएक्टिविटी सीरीज है उनको इन दो तरीकों से बेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समझ में आता। अच्छा चलो, अब अपन देख लेते हैं लास्ट वाला। ठीक है, हो गया सर। लो रिएक्टिविटी सीरीज का बेटा एक थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, ये तो था। ठीक है, ठीक है, लो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है एक कॉपर का एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि ये लो और हाई दोनों में आता है। दो मैंने बताया कि गोल्ड और प्लेटिनियम तो फ्री स्टेट में पाया जाता है। एक लास्ट ले रहा हूँ बेटा कॉपर का एग्जांपल, जो सबसे कम रिएक्टिव है, जो सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब फ्री स्टेट में मिलने के चांसेस ज्यादा है। इसमें ज्यादा कोई लंबी प्रोसेस नहीं है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सिंपली आप लो रिएक्टिव मेटल का जो सल्फाइड है, जैसे कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड को आप सीधे रोस्ट करोगे। ठीक है, कॉपर सल्फाइड को आपको सिर्फ रोस्ट करना है। कॉपर सल्फाइड को आपने रोस्ट किया, ठीक है, कॉपर सल्फाइड को आपने रोस्ट किया,
तो वो आपको दे देगा डायरेक्टली कॉपर प्लस SO2, ठीक है। सीधे सीधे इसकी रोस्टिंग कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या प्लस कर देना ऑक्सीजन, तो डायरेक्टली कॉपर और सल्फाइड, ठीक है, आपको रिड्यूस हो जाएगा। इसमें बीच में एक रिएक्शन और इसके बीच में आती है, मैंने इसको डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि उसके इंटरनली रिएक्ट होता है। इसके अंदर जो इंटरनली क्या क्या चीज होती है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शन ये भी सही है, देयर इज नो इशू हियर, ठीक है। एक बार देख लेना बेटा, बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, बार समझाने के लिए दे रहा हूँ, बैलेंस के लिए देख लेना बेटा, ठीक है, रेफर कर लेना इसको। तो इसमें क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फाइड, ट्वाइस ऑफ कॉपर सल्फाइड को जब थ्राइस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो पहले ये बनता है बेटा, इंटरनली बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड विथ 2H2O। उसके बाद में फिर कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फाइड से। ये कॉपर सल्फाइड तो शुरू में ही था, फिर वापस क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बेटा अंदर ही ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है। इस चीज को समझो बेटा, पहले ऑक्साइड बना, फिर ऑक्साइड को इन्होंने फिर सल्फाइड से रिएक्ट कराया, ये चीज इंटरनली हो रही है, मैंने डायरेक्टली कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया। इंटरनली कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर सल्फाइड के साथ फिर रिएक्ट हुआ, और कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट होकर इसलिए कॉपर अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया बेटा, ठीक है, समझ में आया बेटा ये, ठीक है। एक बार चेक कर लेना बैलेंस, ठीक है। इतना है बेटा पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। इसके बाद में क्वेश्चन बचा है, जंग लगना क्या होता है वो आप पढ़ लेना, गैल्वेनाइजेशन भी पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना, क्लियर है? चलो ठीक है। कल